everyone, welcome you all to Learn Science with Neha. Today we are solving physics section C from paper 086. उसी को कंटिन्यू करेंगे और वो पेपर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और we will solve together. So let's start without wasting time. So let's start with the first question, which is question number 30. अब 30 question is multiple choice question, one marker question, जिसमें है Arnav is making notes. He wrote down the statements for understanding of reflection from a curved surface. तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मतलब मिरर्स की बात हो रही है, कर्व सरफेस. अब कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन. In both concave and convex mirror, the image location of can be determined using the mirror formula where f is focal length, v is image distance, u is object distance. ध्यान से पढ़ना आपने. अब मैं आपको दिखाती हूँ. ये तो देखो थर्ड वाला पार्ट तो क्लियर है और ये करेक्ट भी है. मिरर फॉर्मूला यही कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. तो ये तो आपका करेक्ट है. अब देखना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा करेक्ट है. हालांकि हमें पता है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ थ्रू फ्यू ऑफ द स्लाइड्स. ये देखो, अब इस केस में कनकेव मिरर की बात हो रही है. कनकेव मिरर की अगर सारी रे डायग्राम्स देखो तो सारी रे डायग्राम्स में ये वाला पार्ट जो है, द फर्स्ट पार्ट इट इज मेकिंग वर्चुअल इमेज एंड रेस्ट ऑल द पार्ट्स दे आर मेकिंग रियल इमेजेस. दैट मींस डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे. कनकेव मिरर रियल या वर्चुअल दोनों में से कोई भी इमेज बना सकता है. अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करती हूँ, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है और स्मॉल बनाता है, कभी रियल नहीं बनाता. तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. ये वाला क्वेश्चन था. सो कन्वेक्स मिरर रियल इन्वर्टेड रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है. तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट आएगा दिस वन और थर्ड दिस वन. फर्स्ट एंड थर्ड में आपके पास आ गया डी ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब 31 क्वेश्चन में वो बोलता है बी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस why daylight is blue in color. अब ब्लू इन कलर के लिए चलते हैं इसके ऊपर. तो यहाँ पे देखो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ मतलब लंबी, जैसे आप लंबे स्टेप्स लोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे ना. तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी वाला फटाफट पेनिट्रेट कर जाए कहीं भी. तो लेट्स सी, वेवलेंथ है आपकी रेड लाइट की ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड आपकी ब्लू लाइट की ज्यादा है. तो इट मीन्स as a sunlight देखते हैं कौन सा सही आंसर है. as a sunlight passes through atmosphere, shorter wavelength is blue, that is correct, are scattered more. The sky appears blue because all colors are scattered equally, not possible because आपको दिख रहा है दोनों की स्पीड अलग अलग है. The blue color is due to longer wavelength, ये भी नहीं because blue की wavelength shorter है. The atmosphere contains blue colored particle that gives sky its blue appearance. इतनी दूर से ब्लू कलर के पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे क्या? नहीं ना. ऐसे तो हमें एयर इंडिया का प्लेन भी दिखाई देता कि रेड कलर का है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स असर्शन रीजन क्वेश्चन. असर्शन रीजन में आ जाता है अगेन वैसा ही क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है. तो मिरर की डायग्राम हमने अभी देखी है. वो कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर. मतलब जहां पे फोकल लेंथ है, जहां पे फोकस है, वहीं पे आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. द इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ठीक है. अब इंफिनिटी पे इमेज नहीं बनेगी. आपने अभी देखा था कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बनती है, और वो कंक्रीट है, वही इमेज बनेगी हमेशा. फॉर द अबव रीजन सिस्टम द इक्वेशन इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये भी करेक्ट है, लेकिन वो कह रहा है v इंफिनिटी पे है. ऊपर कह रहा है इंफिनिटी पे इमेज नहीं बनेगी, नीचे कह रहा है v इंफिनिटी. v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज. अब देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है. एक करेक्ट होगा, एक गलत होगा, बिकॉज दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो अगर हम कन्वेक्स मिरर के पास जाते हैं तो कन्वेक्स मिरर कभी भी इंफिनिटी पे इमेज नहीं बनाता. कनकेव मिरर बनाता है. अगर आप फोकस पे कोई चीज रख दोगे तो कनकेव मिरर की इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, लेकिन कन्वेक्स में कभी भी इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनती, बिकॉज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर डिमिनिश्ड बनती है. तो इट मींस मतलब कन्वेक्स मिरर कभी भी आपका इंफिनिटी पे इमेज नहीं बनाएगा, कनकेव मिरर बना सकता है.
सो कन्वेक्स मिरर के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा assertion is true but reason is false. Now let's move towards the next part. नेक्स्ट पार्ट में आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33. अब 33 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ध्यान से देखते हैं. तो 33 क्वेश्चन कहता है द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इसके अंदर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फिट किया हुआ है और वो ये इमेज बना रहा है. ठीक है, सो आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहली बात ये है, आप ध्यान से देखना भी, आपको सबसे पहले देखना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास यहाँ मिरर्स हैं या लेंसेज हैं. अब ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है इसके थ्रू और डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है और पास हो रही है. मतलब पास हो रही का मतलब है कि ये लेंस है, ये मिरर तो नहीं है, इट इज अ लेंस. ठीक है, अब डाइवर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं है. तो कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता है, वो होता है आपका कनकेव लेंस. तो इसका आंसर आ गया कि इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इज लेंस विच इज अ कनकेव लेंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस. अब इमेज फॉर्म्ड ये आगे बनी हुई है और ये तब बनी है जब आप रिफ्रैक्टेड रेज को एक्सटेंड बैकवर्ड कर रहे हो. ठीक है, तो ये कौन सी इमेज आ गई, ये इमेज आ गई आपकी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज and smaller than size of an object. Based on the measurement given in the image, calculate the focal length of the instrument. अब हम निकालेंगे focal length, जिसके लिए इसमें फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो इसकी focal length निकालने के लिए आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f is equal to 1/v minus 1/u. और जो भी चीज आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट साइड में होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव. अब इस केस में क्या निकालना है आपको, f निकालना है. तो v डिस्टेंस ऑफ इमेज भी इधर है, दैट इज 1/-10 सेंटीमीटर, और u ऑब्जेक्ट भी यहीं पड़ा हुआ है आपका जो बड़े साइज का है, तो ऑब्जेक्ट का आ गया 1/20. और ये माइनस का साइन वो साइन है जो फॉर्मूले के अंदर है ऑलरेडी. So let's solve it fastly. So it will be 1/20. LCM आ गया 20. So it is -2 plus 1 which comes out to be -1/20. तो focal length आ गई -20. तो correct answer focal length is -20. इस तरफ है focal length because it is a diverging lens. So this answer is -20 for this. And this completes this question, which is question number 33. Now let's move towards question first of all let's do this one. Under what conditions does the convex lens form virtual image? अब convex lens कौन सा होता है, जो आपकी आंख में भी रखा हुआ है. So that is a converging lens. अब converging lens virtual image कब बनाता है, उसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ इस स्लाइड में, जो कि है convex lens की स्लाइड. अब इसमें देखो virtual image वो होती है जो सेम साइड पे बनती है, और सेम साइड पे वर्चुअल इमेज जो बन रही है राइट नाउ, सो यू कैन सी दिस. और ये कब बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O which is optical center and F. So this is the correct answer, that convex lens will form virtual image if object is placed between O and F. अब उसके बाद आ जाता है why does a piece of paper catch fire if we allow sunlight to pass through it through convex lens on a paper. इसके लिए फिर से मैं आपको यही लेके जाती हूँ. तो सारी सन रेज यहाँ पे आके फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेपर को आग लग जाती है. सो पीस ऑफ पेपर कैचेस फायर बिकॉज ऑल द रेज विच आर कमिंग पैरेलल फ्रॉम द सनलाइट, दे विल कन्वर्ज and will merge at this focus and will increase the temperature which will cause paper to burn. So this completes your question. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि एक और न्यूमेरिकल आ गया. लेकिन घबराना नहीं, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी. क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है ए या बी चॉइस है आपके पास. तो सबसे पहले हम ए के पास जाते हैं. ये आपके पास सिस्टम बना हुआ है जिसमें आपके पास दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है, एक सीरीज में. क्वेश्चन कहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर्स, मतलब सिर्फ इसका आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है.
तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/r पैरेलल इज इक्वल टू, दोनों सेम है तो इसको फास्टली हम कर सकते हैं 2/8 1/rp, और इसको उल्टा कर देंगे, rp विल बी 8/2 विच कम्स आउट टू बी 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 ohms। ये ओम लिखना मत भूलना, नहीं तो यूनिट्स के मार्क्स कट जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रेजिस्टेंस। अब ऐसे केस में क्या करना होता है, बच्चे सिर्फ इसकी वोल्टेज और ये वाला ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको पूरे सर्किट की टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब ये भी 4 ohms है और ये दोनों को कंबाइन किया, ये भी आपका 4 आ गया, तो इट कम्स आउट टू बी टुगेदर। अब दोनों 4 ohm रेजिस्टेंस बन गए सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। तो पहले वाली 4 और दूसरे वाली जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपने निकाली वो आ जाएगी 4, बिकॉज दोनों अब सीरीज में आ चुके हैं। तो ये हो गया 8 ohm रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 8 ohm, वोल्टेज इज 8 volts, तो V is equal to IR which is Ohm's law, तो I will be equal to V by R which comes out to be 1 ampere is the unit of current। तो ये क्वेश्चन का है, दोनों आंसर्स हमारे सॉल्व हो गए, तो इसका आंसर आ गया 1 एम्पियर। इजी। अब चॉइस वाले पार्ट पे आते हैं, सिमिलर सा क्वेश्चन है। ये कहता है स्टडी द दिस इज ऑपरेटर सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ohm रेजिस्टेंस। तो 12 ohm में आप अगेन वही चीज, आप अकेले 12 ohm में नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो 1/rp से आप निकालोगे। तो अगर मैं शॉर्टकट लूं, बिकॉज आपको पता है पैरेलल का इट इज 1/r1 प्लस r2, सो अगर इसको मैं उल्टा करके देखती हूँ, it will be 1/24 plus 1/24, rp will be equal to 24/2 which comes out to be 12 ohm। ये rp होगी, ये वाली पैरेलल वाली। अब दूसरे वाली भी 12 ohm है, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी, ये सीरीज में आ गया, ये 12 बन गया, ये भी 12 है, दोनों बन गए सीरीज में, सो 12 प्लस 12 टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 24 ohm। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है 24 ohm। अब वोल्टेज गिवन है कितनी आपके पास, 6 वोल्ट, सो V इज इक्वल टू IR। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है करंट। तो वोल्टेज में 6 भरेंगे, रेजिस्टेंस को इधर ले आएंगे, 24 आ गया, इज इक्वल टू I। तो 6 1 6 6 4 24, 1/4 which comes out to be 0.25 ampere, that is your current which is flowing through the circuit और थ्रू 12 ohm। दोनों में करंट सेम होगा बिकॉज करंट रिमेन सेम इन सीरीज। तो आंसर इज 0.25 एम्पियर। अब डिफरेंस इन रीडिंग इन एमीटर 1 एंड 2। अब एमीटर 1 इनके साथ कनेक्टेड है, एमीटर 2 इनके साथ कनेक्टेड है, कोई बात नहीं है तो है, लेकिन करंट इन सीरीज रिमेन सेम। अगर 0.25 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है तो 0.25 एम्पियर ही यहां से जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 0। तो आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज यू विल से इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम और इन पैरेलल potential difference remains same. So this completes your question. Now let's move towards, you are given 4 resistors each of R ohm. Find the maximum and minimum. मैक्सिमम निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस को सीरीज में रखना पड़ेगा और मिनिमम निकालने के लिए आपको पैरेलल में रखना पड़ेगा। तो अगर 4 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की R ओम है, तो इट विल बी लाइक 4R, R प्लस R प्लस R प्लस R। और अगर पैरेलल में है सो इट विल बी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R विच इज इक्वल टू R/4, 1/4 ऑफ R। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स बी पार्ट। बी पार्ट है कॉपर वायर है, लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, उस वायर का नहीं पूछा, अनदर वायर विच इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी
whose length is twice the length of the wire, लेंथ डबल है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रो एल बाय ए। अब आपके पास रेजिस्टिविटी, अब इसमें क्या है, एल चेंज हो गया, आपका 2L हो गया। सो व्हाट यू कैन डू इज रेजिस्टिविटी इज दिस इनटू लेंथ इज हाउ मच, 2 मीटर। तो 2 मीटर 2 बार करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने लेंथ को डबल कर दिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एज मिलीमीटर स्क्वायर इज नॉट द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कटा, ये बना 10⁻², ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, so it will be 17 into 4, एक मिनट, so which is 68, और साथ में आ जाएगा 10⁻², और you can say 0.68 ohms, that will be your answer। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1.7, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 टाइम्स लेंथ थी, ये आपने -6 और ये -8 कटा, -2 आया। तो ये अगर हमने सारा सॉल्व करा, 5 से डिवाइड करा कि नहीं करा, तो दिस इज ओवर 5 भी करना है आपने, सॉरी। सो इसको 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, सो इट विल बी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, पॉइंट 15 के बाद 3 6 इंटू 10⁻², विच कम्स आउट टू बी 0.136 ohms। दैट इज योर आंसर। हम डिवाइड करना भूल गए थे। सो दिस इज योर आंसर। एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लिया करो, कभी कुछ रह भी जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको करेक्टेड आई दिया हुआ है, आगे आपके लगाया हुआ है कन्वेक्स लेंस, मतलब कि रेज को वो कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है तो दिमाग में रखो कि अगर कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब पहले जो इमेज बन रही होगी पीछे बन रही होगी, और उसको कन्वर्ज करके उसने रेटिना के ऊपर ले आया। अगर पीछे इमेज बन रही थी दैट मींस उसको हाइपर मायोपिया था। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब हाइपर मायोपिया, बिकॉज इमेज पीछे बन रही है। स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस यू हैव यूज्ड, ये आपके सामने है, यू आर यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ड्रॉ लेबल डायग्राम दैट शो डिफेक्ट ऑफ द विजन। इन्होंने करेक्टेड आई बताई है, आपको बतानी है डिफेक्टेड आई, मतलब उसमें आपको ये वाला लेंस नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ये जो रे डायग्राम है इसको पीछे लेके जाना है, which I am showing you in my screen through this slide। अब आपके पास कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस था, तो ये आपकी एक्चुअल आई, नॉर्मल आई, नॉर्मल आई, ये आपकी डिफेक्टेड आई। उन्होंने डिफेक्टेड आई पूछी है और ये आपकी आ जाती है करेक्टेड आई। So this is the diagram which they are looking for and this is what you can make। अब इसके साथ मैं आपको नोट्स दे रही हूँ थोड़े से, वो दे रही हूँ कि हाइपर मायोपिया में you can see nearby object but you can't see far off object। रीजन क्या है, योर फोकल लेंथ विल इंक्रीज एंड आईबॉल विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल। तो साथ में आप ये भी याद रख सकते हो। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन कब होती है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, डिस्पर्जन के साथ ही कंटिन्यूड क्वेश्चन है। सो कहता है व्हाट आर एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच डिस्पर्जन हैपन। मैंने आपको बताया बिकॉज व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म। अब इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, हर एक कलर की वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, स्पीड अलग है, दैट इज व्हाई डिस्पर्जन अकर्स। गिव वन रीजन फॉर द कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया, मतलब अलग सा ही क्वेश्चन डाल दिया इन लोगों ने। अब प्रेस बायोपिया कब होता है, जब इंसान बूढ़ा होता है, एज हो जाती है, जो आई लेंस है वो हार्ड हो जाता है और फोकल लेंथ कंट्रैक्ट या रिलैक्स करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। सो दिस इज प्रेस बायोपिया। सिलरी मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, ठीक है, एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन बिकम्स वेरी वेरी लेस एंड पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया, मतलब मायोपिया भी है और उसको हाइपर मायोपिया भी है। उस केस में उसको लगाने पड़ते हैं वो लेंस जिसमें कनकेव। अब आपको एक और शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब प्रेस बायोपिया होता है या दोनों लेंस आपको लगाने पड़ते हैं, तो हमेशा कनकेव लेंस टॉप पे आता है और कन्वेक्स लेंस जो है
वो बॉटम पे आता है। डिस्पर्जन का रीजन क्या है उसके लिए भी मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ सो दैट आपको हमेशा याद रहे। डिस्पर्जन का रीजन होता है डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। सो व्हेन दे फॉल, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम द लेंस, सो दे विल मूव, रेड विल मूव फास्टेस्ट बिकॉज वो लंबा चलता है, तो जो लंबा चलेगा वो फास्ट चलेगा। रेड विल मूव फास्टेस्ट, इसीलिए वो टॉप पे रहता है, एंड वॉयलेट ऑब्वियसली स्लोएस्ट। And this is how you can say, or different colors have different velocities. That is why dispersion occur. तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दिखा के अच्छे से क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने सॉल्व करा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। क्वेश्चन है स्टूडेंट नीड्स टू मेक 0.12 ओम रेजिस्टर। ये हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा हम कुछ कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से हिंट्स दूंगी, आप इसको सॉल्व करो, इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट नीड्स टू मेक अ रेजिस्टर, मतलब आपको क्या गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है 0.12 ओम, हैज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतने डायमीटर। अब कॉपर वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वेयर। अब डायमीटर गिवन है और मिलीमीटर में गिवन है, तो पाई डायमीटर इज 0.8 ओवर 2, ये रेडियस बन गया, आर इसको आप स्क्वायर करोगे। रेजिस्टिविटी गिवन है, रो गिवन है आपके पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर -8। सबसे पहले उन्होंने क्या निकालने बोला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके, ध्यान से निकालना, पॉइंट्स का ध्यान रखना। और सेकेंड में उससे बोला लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड फॉर 0. अब आपने लेंथ निकालने को बोला है, जिसके लिए आप यूज करोगे वही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी यूज करा था। अब आपके पास एरिया आ चुका फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टिविटी भी आपको गिवन है, तो लेंथ आप निकाल सकते हो, एंड यू राइट मी द आंसर इन माय कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, छोटा सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द डायग्राम। A student makes a statement that magnetic field at x is stronger than y. अब x को लोकेट करते हैं, x कहाँ पे है, तो दिस इज x, दिस इज y। कभी नहीं भी याद रहता तो आप डिस्टेंस देखो, x is closer to pole and y is at the center. पोल्स पे डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज हाई, so that is why जो x है it has strong magnetic field because at poles density of magnetic lines of forces, ये word यूज करोगे, magnetic lines of forces is maximum and is minimum at the center। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका रीड्रॉ द डायग्राम, रीड्रॉ मतलब कॉपी पे आपको ड्रॉ करना है, एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इजी क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ से आपने एरो लगाना है साउथ की तरफ लाइक दिस, ठीक है, और अंदर से आप अंदर को एरो लगाओ। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ एंड 3 मार्क्स आर लाइक इन योर पॉकेट। है क्वेश्चन नंबर 38 पे, ये है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर से काफी हिंट्स तो हमें मिल ही जाते हैं, तो ऑलवेज बी हैप्पी अगर आपके पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये है आपका DSLR, ठीक है, कैमरा विच इज यूज्ड फॉर टेकिंग हाई रेजोल्यूशन फोटोज, and the second image of the above two schematic diagram is how the image is formed on the sensor of the camera। ये रहा आपका इमेज। what type of lens is used in the camera, ये हम कितनी बार कर चुके हैं, तो हमें तो दिख रहा है कन्वेक्स लेंस, तो यही है कन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड। कितना इजी नंबर है। what type of image is formed, image formed, पहली बात तो इन्वर्टेड आपको दिख रही है, और रिफ्लेक्टेड रेज दे आर एक्चुअली मीटिंग टुगेदर, so this is अगर rays reflected rays actually meet, the image formed is real, so image होगी आपकी real and inverted। this completes your question A and B part। now let's move towards the C part।
सी पार्ट आपका आ जाता है अगेन न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन कहता है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सी पार्ट में क्या क्या गिवन है। तो लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना, कुछ इजी है कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वो कह रहा है फोटोग्राफर इज यूजिंग डीएसएलआर कैमरा विद लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन है। अब डीएसएलआर कैमरा आपका कन्वेक्स लेंस है, आप साइड में ये वाली डायग्राम बना लेना। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है विच इज 50 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 0.05 मीटर। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ इस तरफ बनेगी ना, तो इट इज पॉजिटिव। अब और क्या गिवन है, इज क्लोज द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑनटू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस। इमेज आपका बिहाइंड द लेंस बन रहा है, तो इमेज विल बी V, so V is behind the lens, वो भी आपका पॉजिटिव हो गया। तो दिस इज 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस विच इज अराउंड 0.06 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको U निकालना है। अब U अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना, बिकॉज ऑब्जेक्ट कभी भी उस तरफ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो साइंस का ध्यान रखते हुए हमारे पास f गिवन है 500, ऊपर ले लेते हैं 100/5, हमारे पास v गिवन है 100/6 माइनस 1/u। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, 100/5 माइनस 100/6 इज इक्वल टू माइनस 1/u। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 5 दे आर को प्राइम नंबर्स, एलसीएम आ जाएगा 30। अगर 30 आता है 5 को 6 से, इट विल बी लाइक 600 माइनस ये हो जाएगा 500 ओवर 30 विल बी इक्वल टू माइनस 1/u। So answer will come out to be 100/30 is equal to 1 minus 1/u, और आपका u हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करती हूं, यहां पे चलते हैं, तो आपका u हो जाएगा -30/100 which comes out to be -0.3 meter. So that will be your answer. So -0.3 मीटर को हम -300 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। So this is a distance of object from the lens. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब ये और आ गया, और वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। So a photographer uses the same camera, the flower is positioned. अब मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ इसमें क्या क्या गिवन है। वही कैमरा गिवन है, कन्वेक्स लेंस गिवन है आपके पास। द फ्लावर इज पोजिशन इतने मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब इस क्वेश्चन में आपको u गिवन है, u हमेशा नेगेटिव होता है, -150 मिलीमीटर, ठीक है। एंड में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 मिलीमीटर। अब इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 80 मिलीमीटर एंड द इमेज हाइट फॉर्म्ड इज 20 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज गिवन है आपको 20 मिलीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। अब लेंस है, लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू v/u, ठीक है। अब आपने मैग्निफिकेशन निकाली, जो भी आपकी आई, आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप इससे u निकाल लोगे। जब आपके पास u आ जाएगा तो आपसे पूछा क्या हुआ है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। जब u आ जाएगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही लेंस फॉर्मूला लगा के इसमें आपके पास u गिवन है नेगेटिव, ये वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/v, v आप निकाल चुके हो इसके थ्रू, और आप f निकाल सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। आई हैव गिवन यू द मेथड, now you can use it and solve it and give me the answer in my comment section below. My question, what kind of lens is used in flashlights and light concentrated solar cooker? अब flashlight में हमेशा concave lens use होता है because it is diverging और ये दूर तक जाता है, लेकिन solar cookers में you have to use convex lens।
ताकि रेज जो है वो कंसंट्रेटेड रहें। तो दिस इज हाउ इट इज। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की इन पार्ट सी एंड डी। एक मैं करूंगी और एक आप सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। जैसे कि मैंने बोला ये जो आपका कंसंट्रेटर है सोलर कुकर, इसके अंदर डलता है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग ही हम काम करना शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब यू, u इज गिवन -40। u हमेशा नेगेटिव होता है चाहे वो कोई भी लेंस हो। is placed normally using a solar cooker. The image formed is twice. तो मैग्निफिकेशन कितनी गिवन है आपके पास? 2। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v by u। तो मैग्निफिकेशन इज 2, v you don't know, u you know, this is -40, so v आ जाएगा आपके पास -80 सेंटीमीटर। ये आपके पास v आ गया। अब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो आपका आंसर करेक्ट है, बिकॉज कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो उस तरफ होगी ना। तो लेट्स पुट लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f आपके पास v भी गिवन है -80 और u भी गिवन है -40। सो वेरी इजी, दिस इज -80 प्लस 40, इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस का प्लस 2 ओवर 80 विच इज 1/80। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो -1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। सो -1 प्लस 2 इज 80। सो 1/f इज इक्वल टू 1/80। f विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो आपके पास फोकल लेंथ आ गई नेक्स्ट पार्ट की 80 सेंटीमीटर। So this is your answer for this part. अब अगला क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन वो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कनकेव लेंस का। So an object is placed 20 सेंटीमीटर, लेंस की पहले डायग्राम बना लो हमेशा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर मतलब u आपके पास गिवन है -20 which is used for flashlight and image formed is 10 सेंटीमीटर away from the lens। ठीक है, तो v भी आपके पास आ जाएगी on the same side। सो v भी आपके पास आ जाएगी -10, बिकॉज आपको पता है इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है। सो आपको निकालनी है फोकल लेंथ। तो इसमें तो सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाओगे, फोकल लेंथ निकालोगे और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, जिसके पास आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए करो या ऑप्शन बी करो। हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। तो ये आपके पास सर्किट सामने दिया हुआ है, जिसमें ये 2 रेजिस्टर्स जो हैं, आप ध्यान से देखो, पहले सर्किट को समझते हैं। ये 2 रेजिस्टर जो हैं ये पैरेलल में है और ये जो है ये इस तरफ सीरीज में है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरा सीरीज का सर्किट बन जाएगा। तो हमारा करंट सीरीज में सेम होता है, लेकिन करंट जब सेम आ गया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अराउंड भी निकाल सकते हैं, बिकॉज करंट वही यूज करेंगे। तो इजी है, आराम से कूल माइंडेडली करेंगे। बिकॉज न्यूमेरिकल देख के अक्सर डर लगता है भी पता नहीं हो पाएगा नहीं, पर मार्क्स देखो आप, न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स हैं, तो आराम से करना। मतलब दिखने में समझ आ रही है कि लंबा न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन आ गया, द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर शोज इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड इन द बैटरी। समझ आ रही है हमें। द पावर डिसिपेटेड इन 100 ओम रेजिस्टर इज 81। इसके पास पावर 81 वॉट है, इस वाले के पास पावर जो है वो 81 वोल्ट है। नाउ कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। अब सर्किट में आपको करंट चाहिए, आई चाहिए, ठीक है। तो करंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर कितनी गिवन है हमारे पास 81 वोल्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसकी कितनी गिवन है 100 ओम, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें करंट चाहिए ना, तो हम पावर का फॉर्मूला कौन से वाला लगाएंगे, I²R वाला। I²R का लगाया, पावर की वैल्यू हमने भरी 81, I² को ऐसे कैसे रखा, R की वैल्यू हमने भरी 100। तो दोनों आपको दिख रहा है स्क्वायर नंबर्स हैं, तो आपके पास करंट आने वाला है कुछ ही देर में। तो ये आपके पास यहाँ गया, उसके बाद आपने इसका रूट कर दिया, रूट करने के बाद आ गया आपके पास करंट 0.9 एम्पियर। तो करंट आपके पास क्या आ गया 0.9 एम्पियर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सॉल्व हो गया 0.9 एम्पियर। यूनिट्स का ध्यान रखना और सॉल्यूशन आपको
सिंपल है, आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए और वो कैसे आएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस से, करते रहो प्रैक्टिस, आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, द रीडिंग इन वोल्टामीटर V2। अब V2 की रीडिंग लेनी है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अब क्या गिवन है, I, बिकॉज I हम निकाल चुके हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब ये दोनों का अगर रेजिस्टेंस कंबाइन करेंगे तो सीरीज हो जाएगा। सीरीज हो जाएगा तो जितना I इधर है उतना ही I इधर होगा, तो करंट की वैल्यू हमारे पास है 0.9 एम्पियर। अब दोनों की रेजिस्टेंस को आपको ऐड करके एक रेजिस्टेंस बनानी होगी, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 1 बाय, इसको 1 बाय करते हैं, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो ये आपको पता है, दिस इज 1 बाय 25 प्लस 1 बाय 25, लाइक टर्म्स है, मैं उल्टा कर रही हूं बिकॉज ये तो सिंपल ऐड होगा, विच इज 12.5 ओम। ये आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई। करंट आपके पास गिवन है, आपको क्या निकालना है, वोल्टेज विच इज V2। अब V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इट इज रेजिस्टेंस पैरेलल मैंने लगाया, तो 0.9 इंटू 12.5 ओम, राइट। सो 9 बाय 10 इंटू दिस मच, इसको सॉल्व करते हैं, 9 5 जा 45, 54, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 9 10 11 by 100, it comes out to be 11.25 voltage is V, 11.25 volts। तो ये सेकंड वाले का आंसर आपके पास आ गया 11.25 वोल्ट। कैसे निकाला, फिर से देखते हैं। हमने क्या किया, करंट हमारे पास था 0.9 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमने इकट्ठी करी 12.5 आ गई, तो सिंपल फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला था, वो हमने अप्लाई करा, I की वैल्यू भरी, R की वैल्यू भरी और आपको सॉल्व करके आपके पास ये वाला आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, द रीडिंग इन वोल्टमीटर V1। अब V1 तो कंबाइंड सारा बताएगा ना आपको, अगर सारा आप इकट्ठा कर दोगे तो इसके लिए इसको रब करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, बिकॉज वोल्टेज जो है वो सीरीज में सेम नहीं होती, करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होती। तो इसकी वोल्टेज V2 और इसकी वोल्टेज दोनों को हम ऐड करते हैं, तो हमें V1 चाहिए। V1 इज इक्वल टू, इसका नाम ले लेते हैं V3, let it be V3 because voltage is not same, no? So V1 is equal to V3 plus V2। V2 हमने निकाल ली which is 11.25। पहले V1 निकालते हैं, V1 के लिए V3 निकालते हैं, V3 is equal to I into R, 3 लिख लेते हैं। So करंट हमारे पास सेम रहेगा 9 by 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसकी गिवन है 100 ओम, तो इसका आ गया 90 वोल्ट्स, 90 वोल्ट्स आ गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू फिल करनी है, तो V1 विल बी इक्वल टू V3 प्लस V2 विच इज 90 प्लस 11.25 विच कम्स आउट टू बी 101.25 and unit will be volts। so this is the combined voltage जो कि आपके पास आंसर आ चुका। so this completes all the three parts। let's move towards the next part now which is an option। पहले मैंने सोचा ये आपको करने के लिए दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें एक ऐसी ट्रिक छुपी है कि अगर मैंने आपको अभी बता दी तो फाइनल्स में आपका फायदा हो जाएगा। तो चलो जी शुरू करते हैं, हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आ गया, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट्स A, B, C कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर है, ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड 1.2 किलोवाट। सो ये 1.2 किलोवाट फॉर ऑल 3 ऑफ देम। नाउ एंड 240 वोल्ट्स, 240 वोल्ट्स में एंड हैज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और तीनों की रेजिस्टेंस भी सेम है। तो ये कंडीशन गिवन है ऑलरेडी। S1, S2 एंड S3 आर स्विचेस रिस्पेक्टिवली। जो इस क्वेश्चन की ट्रिक है ना वो इसमें छुपी है। S1, S2 एंड S3 स्विचेस आर फॉर रिस्पेक्टिव, लाइक A का S1, B का S2, C का S3। इसको सबसे पहले आप लेके चलो घर में। घर में मैं लाइट का स्विच ऑन करूंगी तो लाइट ऑन होगी, फैन का करूंगी तो फैन, AC का करूंगी तो AC।
मतलब अगर तीनों के स्विच अलग अलग हैं तो वो सीरीज में नहीं है। सीरीज में तो क्या होता है, एक स्विच ऑन करोगे तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये तीनों का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज अ पैरेलल कनेक्शन, नॉट अ सीरीज कनेक्शन। ये चीज को समझते हुए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 1, आई पार्ट। कैलकुलेट, अब हम लिखते हैं पहले वोल्टेज। तो वोल्टेज थ्रू आउट फॉर ऑल थ्री विल रिमेन सेम, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये वोल्टेज आ गई। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑन ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। अब रेजिस्टेंस निकालनी है, तो पावर आपको गिवन है सबकी 1.2 किलोवाट, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, तो यू विल टेक इट एज 1200 वॉट। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला, पावर का वोल्टेज के साथ जो फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, तो R को मैं उधर ले जाऊंगी। V स्क्वायर इज 1200, सॉरी V स्क्वायर इज 240 इंटू 240 ओवर पावर नीचे गई 1200, तो ये आपके पास आ गया 12 टू 48 ओम। रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 48 ओम। मतलब ये रेजिस्टेंस मेरी सब के लिए एप्लीकेबल है। फॉर ऑल थ्री द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, विच इज 48 ओम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट क्या कहता है, वो कहता है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर when only S1 and S3 are closed। अब आपको क्लोज में क्या दिखाना है, S1 और S3, तो मतलब कि इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीरीज। S1 और S3 की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीरीज में। तो चलो बात करते हैं इनकी, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज ये दोनों सबका कनेक्शन कंटिन्यूअस कनेक्शन है। तो ये दोनों स्विच अगर क्लोज हैं तो इसमें आपके पास आ गया रेजिस्टेंस, आपको निकालना है करंट इन S1 एंड S3 आर क्लोज, तो करंट विल बी सेम, बिकॉज सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है। अब आपके पास रेजिस्टेंस है 48 ओम। रेजिस्टेंस इन सीरीज ए और बी, ए और सी की रेजिस्टेंस हम ऐड कर लेंगे बिकॉज ये सीरीज में है, which comes out to be 48 and 48 96 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास गिवन है 240, ठीक है, हर एक कंडक्टर का 240 दे हैव गिवन ऑलरेडी। तो आपको I निकालना है, R को मैं नीचे ले जाऊंगी 96, तो ये अगर कटता है 12 के टेबल पे 12 8 ठीक है, और इसके बाद 12 2 and it comes out to be 2.5 ampere. So 2.5 ampere is the current which is flowing. This is 8 to the 16 or 8 5 is 40. So 2.5 ampere is a current which is flowing when only S1 and S3 are closed. तो ये बन जाएगा आपका सीरीज का सर्किट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड व्हेन अक्रॉस ए। अब ए के क्रॉस आपने पावर बतानी है, ठीक है, व्हेन S1, S2 एंड S3 ऑल थ्री आर क्लोज्ड। तीसरे केस में आपके पास आ जाता है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए, ठीक है, आपको पावर निकालनी है अक्रॉस ए, ठीक है, व्हेन ऑल थ्री स्विचेस आर क्लोज्ड। जब सारे स्विच बंद हो जाएंगे तो वोल्टेज फिर से सेम हो जाएगी बिकॉज दे आर ऑल इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज सेम है विच इज 240 वोल्ट्स, सो वोल्टेज इज 240 और ए की जो रेजिस्टेंस है हमने निकाली है 48 ohms. तो पावर अक्रॉस ए विल बी V स्क्वायर बाय R। V इज 24 का स्क्वायर बाय R, दिस इज 24 2 48, तो ये कटा 10 आया, तो ये कटा 12 आया, ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 1200 watt or 1.2 kilowatt. So that's your answer for this question, which is 1.2 kilowatt is the power. अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन व्हाई हाउसहोल्ड सर्किट्स ओनली द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज। जो फ्यूज वायर है, जो हमारे मेन मीटर बोर्ड में फ्यूज होता है,
वो सीरीज में होता है, लेकिन घर के जितने स्विचेस हैं वो सारे पैरेलल में होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारे घर का कनेक्शन होता है, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है, ये मीटर है, मीटर के अंदर से आपको दिख रहा होगा, तो ये आपके पास फ्यूज वायर है, ठीक है ना, यहाँ से फ्यूज वायर से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आगे जाती है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज का कनेक्शन है, लेकिन आगे जाके कनेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाता है। अब सीरीज में क्या होता है, मान लो ओवरलोडिंग हो जाता है या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, तो ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ जाएगी। उस हीट के बढ़ने से क्या है, हमारे सारे अप्लायंस खराब हो सकते हैं। तो इट्स बेटर, उस टाइम क्या होता है, फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट कर जाती है। जब वो मेल्ट कर जाती है सीरीज में होने पे, तो करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता, एंड इट विल प्रोटेक्ट अवर ऑल द अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग शॉर्ट सर्किट। अब एक टिप या एक फैक्ट जो आपको बताने वाली हूँ, जो आपके काम आने वाला है, वो है व्हाट इज जूल हीटिंग। जूल हीटिंग क्या होता है, वो मिनिमम हीट जिसपे आपकी फ्यूज वायर मेल्ट कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज जूल हीटिंग, एंड इट अकर्स एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। अब घर के बाकी कनेक्शंस जो हैं वो पैरेलल में क्यों होते हैं? सो दैट दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, पैरेलल मतलब इंडिपेंडेंट वर्किंग। अदरवाइज अगर आप एक फैन चलाओगे तो लाइटें भी जल जाएंगी, फैन भी, जो सोया हुआ वो उड़ जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट ऑल द कनेक्शंस हैज टू बी इन पैरेलल, ठीक है, और जो आपका फ्यूज है दैट इज इन सीरीज। अब आगे आ जाता है एक न्यूमेरिकल आपके लिए। न्यूमेरिकल क्या कहता है, तो ये आपका न्यूमेरिकल। So in a household circuit, so let's start with a numerical. In a household circuit, electric heater की पावर है 1500 watt and fan की पावर है 500 watt। और इनका कनेक्शन क्या है, ऑब्वियसली अभी आपसे बात हुई है, ये सारे पैरेलल में है, तो वोल्टेज रिमेन सेम। सो दिस इज 220 वोल्ट। वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन इन द फैन एंड हीटर, कितना करंट ड्रॉ होगा। सो करंट इज पावर, पहले टोटल कर लेते हैं, पावर इज इक्वल टू दोनों की पावर, सो विच इज 1500 प्लस 500, 2000 वॉट, ठीक है। सो पावर और करंट का विद आई, तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। क्वेश्चन है टोटल करंट ड्रॉन, so power we will take it as 2000 over voltage is 220, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया करंट, करंट कम्स आउट टू बी, ये आप सॉल्व करोगे, सो ये 200 जो है 22 10 220, तो ऑलमोस्ट ये 9 पे जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो ये आप सॉल्व कर लेना, तो करंट विल बी 9 पॉइंट कुछ एम्पियर, सो आई विल टेक इट एज 9.4 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। ये आपके पास करंट आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, वो कहता है डिटरमिन वेदर द फ्यूज ऑफ 10 एम्पियर, क्या 10 एम्पियर वाला फ्यूज इसमें ब्लो ऑफ कर जाएगा? नहीं, बाल बाल बच जाएगा, बिकॉज हमारा है 9.4, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, लेकिन हमारे फ्यूज की कैपेसिटी है 10 एम्पियर, so no, it will not blow off because the amount of current is lesser than its capacity. So let's move towards B part. Two resistors R1 and R2, इनकी आपको resistance दी हुई है, they are connected in parallel to 24 volt battery, तो मतलब voltage remains the same which is 24 volts, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 is 6, ये कंडीशन जरूर लिख लिया करो, अगर आप कंडीशंस नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स कट जाते हैं। और आपका टाइम कितना गिवन है, कितनी देर तक लिए चल रहा है, विच इज 5 मिनट, मिनट इज नॉट ऐसा यूनिट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेकेंड्स के लिए चल रहा है। अब क्वेश्चन आगे, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड फ्रॉम बोथ द रेजिस्टर्स। अब हीट के लिए बोथ द रेजिस्टर्स, तो इनका पैरेलल में है, तो पहले इनकी रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल लेते हैं। So which is 1 by R1 plus 1 by R2, that comes out to be 1 by 6 plus 1 by 12, which comes out to be 2 plus 1, 3 by 12. The resistance in parallel will be 12 by 3, which comes out to be 4 ohm. Fast forward. तो ये आपके पास आ गई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गई। उन्होंने क्या पूछा है, हीट जनरेटेड। अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी देर के लिए, ठीक है, कितनी देर के लिए आपके ये रेजिस्टर्स चले। तो पहले पावर निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास R भी है, हमारे पास V भी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय R।
तो v स्क्वायर बाय r, तो v आपके पास है 24 इंटू 24 बाय रेजिस्टेंस एक ही लेंगे बिकॉज हम उसको कंबाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, सो इट कम्स आउट टू बी 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, तो इतने वॉट आपकी पावर आ गई 144 वॉट। अब आपको एक और फॉर्मूला लगाना है बिकॉज आपसे पूछा गया है हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी देर के लिए वो पावर चली, तो पावर इनटू टाइम, तो पावर थी आपके पास 144 इंटू टाइम आपके पास है 300 सेकेंड्स, तो 0 0 लगाएंगे और साथ में 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 13 एंड 3 1 जा 3 4, ये आपके पास आ गया हीट इतने जूल्स, किलो जूल्स में कर सकते हो, 43.2 किलो जूल्स आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 3 फॉर्मूले लगे, देखो पहला फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस निकाली, फिर हमने पावर निकाली, फिर हमने हीट निकाली, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक मिनट यहाँ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पावर हमारे पास आई, हीट हमारे पास आई 43.2 किलो जूल्स, ठीक है, और क्या क्या आया हमारे पास, टोटल पावर आई 144 वॉट, ये हम साइड में लिख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है इफ ईच रेजिस्टर हैज पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट, 2 रेजिस्टर थे हमारे पास R1 और R2, अब हर एक रेजिस्टर का पावर रेटिंग है 100 वॉट, कि अगर 100 वॉट से ज्यादा पावर अगर इनको मिलती है तो ये ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हमें देखना है, क्वेश्चन कहता है डिटरमिन वेदर इट इज यूज सेफ टू यूज दीज रेजिस्टर्स और नो, तो इनकी पावर कम होनी चाहिए इससे, इनकी खुद की पावर इससे 100 से कम होनी चाहिए, तो इनकी पावर कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टर 1 विच वॉज 6 ओम, ठीक, तो इसकी पावर होगी, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वोल्टेज हमने ली हुई है 24 इंटू 24 बाय रेजिस्टेंस इज आर, 6 4 जा 24, 4 4 16, 96 वॉट, 100 से कम है। अब दूसरे वाली की देखते हैं, सो R2 इज आपके पास है 12 ओम, so power is equal to 24 into 24 over 12, which comes out to be 48 watt, less than 100. So yes, you will say it is safe to use these resistors in the circuit. So this completes your physics part also. So A, B, C, all 3 sections done. Paper आपका downloaded है in my description box. Go check it out, solve it with me. If you have any doubt, you can put your questions in my comment section below. And thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.